हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे थे कि पिछला टॉपिक हमने जो स्टार्ट किया था वो था हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जो एसिड बेस बैलेंस हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जो हमने आधा तक ईटियोलॉजी तक हमने कवर कर लिया था। उसके नेक्स्ट पार्ट हम आज अभी इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में अब तक की क्लास में हमने ये देखा है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वो होता क्या है, किस वजह से होता है, कौन कौन से उसके कॉजिंग फैक्टर्स हैं, जो जो उन कॉजिंग फैक्टर्स की वजह से कैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। तो अगर हम एक ओवरव्यू की बात करें तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है? एक फेलियर ऑफ वेंटिलेशन है कि हमारे लंग्स, हमारी बॉडी के अंदर जो भी CO2 प्रोड्यूस हुई है उस CO2 को वो एक्सक्रिएट नहीं कर पाते। उस CO2 को वो क्या नहीं कर पाते? एक्सक्रिएट नहीं कर पाते। और एक्सक्रिएट नहीं कर पाते हैं तब उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, CO2 का लेवल हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, बॉडी और ब्लड के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, pH है वो डाउन चली जाती है, एसिडिक हो जाता है और सारे जो भी बॉडी फ्लूइड्स है वो सारे क्या हो जाते हैं, एसिडिक हो जाते हैं। इसी सीरीज में नेक्स्ट हमने देखा था कॉजेज कि कौन कौन से कॉजेज है। प्राइमरी कॉज हमारा यही था कि डिफेक्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, कि लंग्स की फंक्शनिंग है उसके अंदर डिफेक्ट आ जाए। कोई भी डिफेक्ट की या कोई भी लंग्स की फंक्शनिंग है जिसके अंदर डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, कि लंग्स अपना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे, जो भी उनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो कंप्लीट तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज होने के चांसेस होते हैं। साथ के साथ अदर कंडीशंस की बात करें तो कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही है, या फिर मान लीजिए हेड ट्रोमा, हेड इंजरी हो गई है, एक्सीडेंटल इंजरी हुई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसके ऊपर चोट लगी, और उसके ऊपर चोट लगने की वजह से क्या हुआ, वहां पर वो उसका जो रेस्पिरेटरी सेंटर के जो फंक्शंस थे वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने देखे थे कि कॉजेज जे अस्थमा है, एटिलेक्टेसिस है, ब्रेन ट्यूमर है, COPD है, CNS डिप्रेशन मेडिकेशंस हैं। ठीक है, ये कैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कोज कर रही है वो सारा कुछ हमने देख लिया। पल्मोनरी एडिमा देखा हमने, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में हमने देख लिया था कि कैसे ये कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस क्लास में, अब तक की क्लास में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसके आपके डाउट को क्लियर करूंगा। आज के हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मान लीजिए आपके पेशेंट है, किसी पेशेंट क्रिटिकल केयर के अंदर आप पेशेंट की केयर कर रहे हो, उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। तो उस समय एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, हमें कौन कौन से असेसमेंट्स करने हैं, वो सारे असेसमेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से असेसमेंट्स हैं, तो उन असेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर होगा क्या। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या होगा, पीएच है वो तो हो जाएगी आपकी डिक्रीज। ठीक है, पीएच है वो तो हो जाएगी आपकी डिक्रीज। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये होता है 35 to 45 mm ऑफ HG, ये होता है आपका नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, ये CO2 का नॉर्मल पार्शियल प्रेशर है, ये CO2 का नॉर्मल पार्शियल प्रेशर है। मान लीजिए CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो 50 mm ऑफ HG से ज्यादा जा रहा है। CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो अगर 50 mm ऑफ HG से ज्यादा जा रहा है तो वो कंडीशन आपकी कहलाती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहलाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर कौन कौन से हमारी बॉडी के सिस्टम्स है वो अफेक्ट होंगे, कौन कौन से सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल। तो न्यूरोलॉजिकल की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जैसे ही बॉडी के अंदर CO2 का रिटेंशन शुरू होगा तो हमें लेथार्जी मतलब रेस्टलेसनेस आना शुरू हो जाएगी, कंफ्यूजन आना शुरू हो जाती है कि कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन होना शुरू हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, डिजीनेस। ठीक है, और हेडेक होगा और कोमा होने लग जाता है। ठीक है, हेडेक और कोमा होने लग जाता है, मतलब डिसोरिएंटेड क्लाइंट है वो डिसोरिएंटेड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि CO2 का रिटेंशन होने की वजह से क्या होगा, जो CNS है उसकी फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएगी, इंपेयर्ड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अगर मान लीजिए बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है, बॉडी फ्लूइड्स है वो एसिडिक हो रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन, BP है वो फॉल करना शुरू हो जाता है। साथ के साथ आपको देखने को मिलेगा डिसरथीमिया। अब ये डिसरथीमिया क्यों देखने को मिलेगा स्टूडेंट, ये डिसरथीमिया आपको इस वजह से देखने को मिलेगा क्योंकि H+ आयंस इन्फ्लक्स होंगे, सेल के अंदर जाएंगे, और जितने H+ आयन सेल के अंदर जाएंगे उतना ही पोटेशियम K+ आयन या पोटेशियम है वो बाहर आएंगे। तो पोटेशियम बाहर आएगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर
फ्लूइड के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया, ड्यू टू हाइपरकैलेमिया फ्रॉम कंपनसेशन। कंपनसेशन तो होगा, बॉडी कोशिश करेगी कि मैं इस H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको नॉर्मलाइज करूं, सेल के इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर भेज दूं, ठीक है, कोशिश करेगी। तो उस कोशिश के अंदर उस कोशिश के दौरान क्या होगा, वहां पे कंपनसेशन के दौरान क्या होगा, हाइपरकैलेमिया। ये मैंने पहले बता चुका हूँ आपको। जो थर्ड वन क्लास है हमारी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की, थर्ड क्लास, उसके अंदर मैंने आपको यही बताया कि कैसे पोटेशियम अफेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर सेल एसिड बेस बैलेंस को, ठीक है। वहाँ में स्किन है वो काफ़ी आपको गर्म लगने लगी, फ्लश स्किन है, रेडनेस होने लग जाएगी स्किन के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसरथमिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कि डिसरथमिया कैसे हो रहा है। तो डिसरथमिया का क्या रीजन है, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया कैसे, मैंने आपको बताया था, मैंने आप सबको बताया था कि जैसे ही K+ पोटेशियम सेल के अंदर है, ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है, H+ आयन बाहर होते हैं सेल के, H+ आयन एसिडोसिस के अंदर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या होगा, H+ आयन बढ़ जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में हो जाएंगे। अब यहाँ पर बॉडी क्या करना शुरू करेगी, कंपनसेट करेगी, तो पोटेशियम आएगा बाहर, और जितना पोटेशियम बाहर आएगा उतना H+ आयन अंदर चले जाएंगे। या ऐसा बोल दूं कि जितने H+ आयन अंदर जाएंगे उतना पोटेशियम कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो इस तरीके से बॉडी क्या करने की कोशिश करती है, कंपनसेट करने की कोशिश। और इस कंपनसेट के दौरान क्या मिलता है हमें, हाइपरकैलेमिया। और इस कंपनसेट के दौरान क्या मिलता है, हाइपरकैलेमिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट वन है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम से कौन कौन से सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन है मसल्स वीकनेस और सीजर्स। मसल्स वीकनेस और सीजर हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर कौन कौन से सिम्टम या सिम्टम्स है वो देखने को, साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट वन है कि रेस्पिरेटरी रेट और जो डेप्थ है वो डिक्रीज हो जाती है। रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ है वो डिक्रीज होगी, तभी क्या होगा, रेट और डेप्थ दोनों जब डिक्रीज हो रही हैं तभी क्या होगा, वहां पर स्टूडेंट्स आप देखोगे CO2 का रिटेंशन होगा। वहां पर क्या होगा, CO2 का रिटेंशन होगा। आप जब देख रहे हो कि जब इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और रेस्पिरेटरी रेट कम होगी तो उस कंडीशन के अंदर आप देखोगे कि CO2 का रिटेंशन है वो लंग्स के अंदर क्या होने लग जाएगा, ज्यादा होने लग जाएगा, ठीक है। हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाएगी, टिश्यूज हैं उनके पास ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन है वो तो कम जा रही है, साथ के साथ वहाँ पे CO2 का जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के थ्रू जो CO2 का प्रोडक्शन हुआ है वो प्रोडक्शन ज़्यादा होकर के वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि CO2 का जो प्रोडक्शन है या जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जो CO2 का प्रोडक्शन हुआ है वो CO2 वहाँ से एलिमिनेट नहीं हो पा रही क्योंकि लंग्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो सिचुएशन की वजह से वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। हाइपोवेंटिलेशन, वेंटिलेशन भी कम हो जाता है। तो ये है सिम्टम्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। जो भी हमारे डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हैं उन सिस्टम से कैसे कैसे कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी एसिड बेस बैलेंस होता है, कोई भी, चाहे वो रेस्पिरेटरी होगा चाहे वो मेटाबॉलिक होगा, हमें पेशेंट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है, ठीक है। क्लोजली मॉनिटर करना है किस चीज़ के लिए, फॉर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, फॉर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो कितना है, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस के दौरान नॉर्मली एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारी प्रायर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हमें क्या करना है, पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को हमें क्या करना है, बार बार चेक करता रहना। चेक करते रहना है तो चेक करते रहने का पर्पज ये है कि अगर मान लीजिए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो रहा है, अगर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो अगर डिक्रीज हो गया पेशेंट का, तो पेशेंट क्या हो जाएगा आपका, डिसोरिएंटेड। पेशेंट क्या हो जाएगा, डिसोरिएंटेड। अब अगर पेशेंट डिसोरिएंटेड हो गया है तो हो सकता है कि उसको चक्कर भी आ सकते हैं, हो सकता है वो हेलुसिनेशन भी क्रिएट हो सकता है, डेल्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, इल्यूजन हो सकता है उसको। तो उस दौरान हमें क्या करना है, पेशेंट के लिए सेफ्टी मेजर्स लगाने हैं।
सेफ्टी मेजर्स रखने। सेफ्टी मेजर्स का मतलब है कि हमें पेशेंट के लिए वार्ड में ऐसे इंतजाम करने हैं कि अगर मान लीजिए पेशेंट उठ के चलने भी लग जाए तो पेशेंट को इंजरी ना हो। मतलब आसपास का जो भी फर्नीचर वगैरह है वो हमें हटा देना है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जिससे पेशेंट अपने आप को हार्म पहुंचा सकता है वो उससे दूर कर देनी है। तो ये सारे सेफ्टी मेजर्स करेंगे। साथ के साथ हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को और एबीजी रिजल्ट को हमें मॉनिटर करना है। इलेक्ट्रोलाइट्स में हम नॉर्मली देखेंगे पोटेशियम को, क्योंकि नॉर्मली पोटेशियम का ही इनफ्लक्स हो रहा है सेल के अंदर, इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स हो रहा है पोटेशियम का, तो एक तो लेवल पोटेशियम का लेवल देखेंगे। एबीजी एनालिसिस के अंदर ये मैं पढ़ा चुका हूँ मेरे मेडिकल नर्सिंग क्लासेस के चैनल के यूट्यूब के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं एबीजी एनालिसिस क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाता है, ठीक है। तो एबीजी एनालिसिस की रिपोर्ट्स में हमें क्या देखना है, HCO3 आयन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये सारा हमें क्या करना है, देखना है, मॉनिटर करना है, देखना है कि ये किस तरफ इंडिकेशन दे रहा है, और उस जिस तरफ ये इंडिकेशन देता है या एबीजी जिस तरफ भी हमें गाइड कर रही है कि हाँ पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, मैनेजमेंट, आगे के मैनेजमेंट सब उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट है इंटरवेंशन, कि मान लीजिए हमारे पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो हो चुका है, तो उस कंडीशन के अंदर हम कौन कौन सी ऐसी इंटरवेंशंस हैं, कौन कौन सी ऐसी इंटरवेंशंस हैं जिन इंटरवेंशंस को करके हम पेशेंट की जान को बचा सकते हैं, क्योंकि एसिडोसिस है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, ठीक है। तो इंटरवेंशंस की अगर हम बात करें, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट वन हमें क्या करना है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को असिस्ट करना है। असिस्ट द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, की किस तरह का है, कितना है, कितना बढ़ चुका है, वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हमें असिस्ट करना है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हम क्या करेंगे, डिस्निया देखेंगे, हाइपोक्सिया देख लेंगे कि पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया है कि नहीं है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही कि नहीं है, ठीक है। और जो पेशेंट है उसका देखेंगे ऑक्सीजन सेचुरेशन, पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो तो फॉल नहीं कर रहा है, वो सारा हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। इस तरीके से हम देख लेंगे कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रेजेंट है, अगर हमारे पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन, पेशेंट को ऑक्सीजन लगा देनी है, जिससे क्या है पेशेंट की जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी है वो रिलीव हो सके, पेशेंट की जो मेटाबॉलिक नीड है, ऑक्सीजन की जो मेटाबॉलिक नीड है वो नीड पेशेंट की कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन एज पर ऑर्डर, हमें अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ऑर्डर ही हमें ऑक्सीजन है वो एडमिनिस्टर करनी है। नेक्स्ट है पेशेंट को हमें सेमी फाउलर्स पोजीशन देनी है। पेशेंट को हमें क्या करना है, सेमी फाउलर्स पोजीशन देनी है। अब सेमी फाउलर्स पोजीशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिएगा, अगर सेमी फाउलर्स पोजीशन की अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो सेमी फाउलर्स पोजीशन की अगर हम बात करें, ये हमारा पेशेंट है और ये है हमारा बेड, ठीक है, ये है बेड। अब बेड के ऊपर हमने क्या किया है, बेड के हमने जो ये हेड एंड है उसको हमने हल्का सा एलिवेट कर दिया। सेमी फाउलर्स में हम करेंगे 45 टू 60 डिग्री तक हम क्या कर देंगे, 60 डिग्री तक हम क्या कर देंगे, एलिवेट कर देंगे हेड एंड को, ठीक है। जिससे क्या होगा, पेशेंट है वो एक हाफ सिटिंग पोजीशन के अंदर आ जाता है। अब इसमें क्या होगा, नॉर्मली देखना, इसमें क्या होगा, सेमी फाउलर्स पोजीशन के अंदर, सेमी फाउलर्स पोजीशन, अब सेमी फाउलर्स पोजीशन है, उस पोजीशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, उस पोजीशन के अंदर क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम अब वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम अब वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है और जो रिब्स केज है वो थोड़ा आगे की तरफ मूव कर लेता है, ठीक है, आगे की तरफ आ जाता है। जिससे क्या होगा, डायफ्राम तो नीचे चला गया, रिब्स आगे की तरफ, तो यहाँ पर जो कैविटी है उस कैविटी के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अच्छे से पेशेंट है वो रेस्पिरेशन कर पाता है, ठीक है। तो इसीलिए पेशेंट को हम सेमी फाउलर्स पोजीशन देते हैं जब भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी वगैरह होती है। नेक्स्ट है कि हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, एजुकेट द पेशेंट फॉर डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजेज। डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइजेज हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के अंदर हमने देखा था कि डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइजेज कब ज़्यादा ज़रूरी होती है, अपर एब्डोमिनल सर्जरी, अपर एब्डोमेन सर्जरी, अपर एब्डोमिनल सर्जरी है, उस सर्जरी के दौरान हमें क्या करना है, नॉर्मली अपर एब्डोमिनल या फिर थोरेसिक सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी, इस सर्जरी के दौरान हमें पेशेंट को
क्या करना है, नॉर्मली कपिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में बताना है, ताकि पोस्ट ऑपरेटिव एटिलैक्सिस को हम क्या कर सके, प्रिवेंट करके। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर भी ये चीज़ करनी है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या है, पेशेंट को अगर हम डीप ब्रीथिंग और कपिंग एक्सरसाइज बताएंगे तो पेशेंट क्या करेगा, अच्छे से डीप ब्रीथिंग करेगा, तो जो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो अंदर ज़्यादा जाएगा, जिससे जो पेशेंट की रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है वो क्या हो जाएगी, जल्दी ट्रीट हो जाती है। नेक्स्ट वन हमें क्या करना है, वेंटिलेशन को इम्प्रूव करना है। वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने का मतलब है कि हम पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, और उस ऑक्सीजन के एडमिनिस्ट्रेशन करने की वजह से वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उस ऑक्सीजन के एडमिनिस्टर करने से क्या होगा, पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मलाइज होगी, ठीक है, हाइपोक्सिया है वो ट्रीट हो जाएगा, पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो भी इंप्रूव करेगा, जिससे क्या होगा, पेशेंट के अंदर वेंटिलेशन इंप्रूव होगा। ठीक है, वेंटिलेशन मतलब है कि जो पेशेंट की जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी है उसको आप रिलीव करो। अब ब्रीथिंग डिफिकल्टी रिलीव हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की जो रेस्टलेसनेस है, जो हाइपोक्सिया की वजह से आ रही थी, जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की वजह से रेस्टलेसनेस आ रही थी, वो रेस्टलेसनेस क्या हो जाएगी, पेशेंट की धीरे धीरे दूर हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। भाई रेस्टलेसनेस का मेन रीजन क्या था कि CO2 का एक्यूमुलेशन हो रहा था, और वही CO2 CNS के पास जाकर के क्या कर रही थी, रेस्टलेसनेस कोज कर रही थी। अब हमने क्या किया, ऑक्सीजन लगा दी, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवा दी, तो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो अंदर ज़्यादा चला जाएगा। अंदर ज़्यादा चला जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो क्या होगा, इंप्रूव करेगा। इंप्रूव करने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर जैसे ही पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन इंप्रूव होगा, CNS के पास इंप्रूव ऑक्सीजन सेचुरेशन पहुंचेगा, तो धीरे धीरे CNS है वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर आ जाएगा, और जो रेस्टलेसनेस थी वो क्या हो जाएगी, पेशेंट की दूर हो जाएगी। साथ के साथ एक इम्पोर्टेंट है, वो हमें क्या करना है, अगर ज़रूरत है तो हमें पेशेंट के एयरवे को क्या करना है, सक्शन करना है। इन केस इम्पोर्टेंट है, इन केस नीड रिक्वायर्ड, अगर इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, सक्शन कर सकते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सक्शन करना, ठीक है, एयरवे को सक्शनिंग करना, यूट्यूब मेडिको नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाकर के देख सकते हो, एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग, ठीक है, और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब सक्शनिंग, दोनों यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप बिल्कुल जाकर के देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन केस ऑफ सीवियर एसिडोसिस, इन केस ऑफ मान लीजिए आपने सारे मेजर सारी इंटरवेंशंस कंप्लीट कर ली, लेकिन फिर भी पेशेंट का रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो ट्रीट नहीं हो पा रहा है, तो अब उस कंडीशन के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उस कंडीशन के अंदर अगर पेशेंट का पेशेंट है वो सीवियर एसिडोसिस के अंदर चला गया, मतलब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मोर देन 50 mm ऑफ Hg, मोर देन 50 mm ऑफ Hg अगर वो बढ़ गया है, तो उस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शन इंट्यूबेशन करना है। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करो और मैकेनिकल वेंटिलेशन पे हमें पेशेंट को लेना पड़ेगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेरी मोस्ट। अगर सीवियर केस हो चुका है, यहाँ पर कोई मेजर्स हमारे काम नहीं आ रहे, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना है, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करनी है, साथ के साथ हमें क्या करना है, मैकेनिकल वेंटिलेशन भी शुरू करना है, मतलब पेशेंट को हमें वेंटिलेटर के ऊपर लेना है। ठीक है, वेंटिलेटर का यूज करा। वेंटिलेटर का यूज करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, बार बार सक्शनिंग की जरूरत पड़ेगी। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेडिको नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल को प्रीफर कीजिए, रेफर कीजिए, इसी के अंदर क्लासेज हैं। आप इसके वीडियो सेक्शन के अंदर जा करके आप देख सकते हैं कि एंडोमैकेनिकल वेंटिलेशन और एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है वो कैसे, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे इनको परफॉर्म किया जाता है, वो सारा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी भी पेशेंट को कंडीशन ऐसी हो गई कि कोई ऐसी कंडीशन है, मान लीजिए किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का जो कोज है वो क्या है, या तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर CNS डिप्रेशन हो रखा है। ठीक है, कोई भी कोज है, ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे कोई ट्यूमर होगा, चाहे कोई इंजरी हुई होगी, चाहे वो थोरेसिक इंजरी हुई होगी। ठीक है, तो एक तो हो सकता है कि रेस्पिरेटरी जो एयरवे है, जो रेस्पिरेटरी के ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, साथ के साथ रेस्पिरेटरी सेंटर है वो क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है।
ठीक है, कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी हुई होगी उस वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, ब्रेन ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना है, किसके लिए, फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए, फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए। इस पॉइंट में यही बताना चाह रहा है एग्जामिनर कि अगर आपके पेशेंट को अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे, ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे हो, और या फिर रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी सेंटर का क्या हो, डिप्रेशन हो, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, क्लोजली मॉनिटरिंग करनी है, पेशेंट की क्लोज मॉनिटरिंग करनी है, क्लोज मॉनिटरिंग करनी है, क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। किस लिए, क्योंकि ये दोनों कंडीशन है, कौन कौन सी, रेस्पिरेटरी जो सेंटर का डिप्रेशन हो रखा है, साथ के साथ जो ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर वे हो रखा है, ये दोनों कंडीशन किसके लिए लीड करती है, हो सकता है ये चली जाए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए जा सकती है। तो हमें पेशेंट, जब भी हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, या फिर ब्रेन ट्रोमा हुआ है, या ब्रेन ट्यूमर उस वजह से क्या हो रखा है, रेस्पिरेटरी सेंटर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन के अंदर हमें पेशेंट को मॉनिटर करना है, किसके लिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए, कि भाई पेशेंट के अंदर इन दोनों कंडीशंस की वजह से, रेस्पिरेटरी सेंटर के डिप्रेशन की वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो तो कॉज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि एक इमरजेंसी के अंदर एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट को हेड ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, ब्रीथिंग वगैरह नॉर्मल नहीं है पेशेंट की, तो उस पेशेंट को कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। एक है क्विज, एक छोटा सा एक क्विज है इसी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के रिलेटेड, कि इसमें लिखा है कि मिस्टर राम विथ एम्फाइसीमा, मिस्टर राम को क्या है, एम्फाइसीमा एक डिजीज है, ठीक है, एम्फाइसीमा, ठीक है, और इस वजह से मिस्टर राम के एडमिट हो चुके हैं किसी भी हॉस्पिटल में, जो भी हमारा हॉस्पिटल है उसके अंदर पर्टिकुलर, एंड बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, उनको क्या हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, एडमिट क्यों हुए, एम्फाइसीमा तो था उनको, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी उनको क्या हो रखा है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रखी है, और मिस्टर राम कंप्लेन कर रहे हैं, किस बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, कि उनको हेडेक है, डिजीनेस है, लेथार्जिक है, और डिसोरिएंटेड हो रखे हैं, ठीक है, तो और एबीजी रिजल्ट है, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आ गए, कौन कौन से, हेडेक, डिजीनेस, लेथार्जिक और डिसोरिएंटेड, साथ के साथ जैसे ही इमरजेंसी में है उसके बाद एबीजी रिजल्ट, एबीजी सैंपल लिया गया, एबीजी रिजल्ट किया गया, तो एबीजी रिजल्ट कह रहा है कि जो पीएच है वो 7.21 है, ठीक है, 7.21 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो 70 mm ऑफ Hg चला गया है, और बाइकार्बोनेट आयंस कितने, 23, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सबसे पहले देखो कि ये सिम्टम्स किस चीज के लिए, पहला कि पेशेंट है उसको एम्फाइसीमा क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है पहला। अब मिस्टर राम हॉस्पिटल में क्यों आए, क्योंकि उनको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, साथ के साथ में उनको हेडेक भी है, डिजीनेस भी है, लेथार्जिक भी है, और डिसोरिएंटेड भी है, ये सारे सिम्टम्स जा रहे हैं अपने सीएनएस की तरफ, सीएनएस, ठीक है, सीएनएस है उसके सारे सिम्टम्स आ गए, हेडेक हो रहा है, डिजीनेस हो रही है, लेथार्जिक है, डिसोरिएंटेड है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर साथ के साथ सीएनएस अफेक्ट कर रहा है पहला। उसके बाद हमने जैसे ही हमारे पास हॉस्पिटल में है, उसके बाद हमने क्या किया, एबीजी किया, एबीजी किया, तो एबीजी में हमें पीएच है वो क्या मिली, कम मिली, ये पीएच कैसी है, एसिडिक, नॉर्मल ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.35 टू 7.45 होती है, लेकिन ये क्या है 7.21, इसका मतलब एसिडिक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, यहाँ पे 70 mm ऑफ Hg दिखाया गया है, ठीक है। नॉर्मली CO2 का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 35 टू 45, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अब पीएच है वो कम है, पीएच कम है, तो इसका मतलब है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन, H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो भी इंक्रीज है, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयंस को अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो वो अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर है, इनकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 21 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट आयन को तो नो छोड़ दो, क्योंकि ये तो अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर है।
अब यहाँ पर दो सिचुएशन बन रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 70 mm ऑफ Hg है, ठीक है, और पार्शियल जो pH है वो है एसिडिक pH है। तो अब पार्शियल प्रेशर CO2 बढ़ा हुआ है, इसका मतलब वो डिनोट करेगा एसिडिक को, ठीक है, और यहाँ पर भी pH है वो क्या कर रही है, एसिडी बता रही है। तो ये क्या कंडीशन है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विदाउट कंपनसेशन, विदाउट कंपनसेशन, बिना कंपनसेशन के रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। तो ये है हमारा आज का क्विज, जिसके बारे में ये है कि ये कैसे कोज हुआ ये बताया जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्विज आपको नोटसेट है, जिपमेर है, निमांस है, KGMU है, ठीक है, MPCHO है, इन एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप यहाँ से रेफर कीजिएगा और स्टडी कीजिएगा और अपनी जो तैयारी है उसको आप हार्ड बनाइएगा। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोज आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।